हेलो डियर स्टूडेंट्स, ब्रिलियंस एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। कल हमने हमारा जो पहला चैप्टर था वो कंप्लीट कर लिया था। ठीक है बच्चों, अगर आपको उस चैप्टर में कोई भी दिक्कत है तो आप उसे कमेंट के ज़रिए हमें बता सकते हैं। ठीक है, उसमें अगर छोटी से छोटी भी प्रॉब्लम है तो आप ये नहीं समझिए कि ये छोटी सी समस्या है, कोई बात नहीं, आप उसके बारे में भी हमें कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, आपकी समस्या का समाधान जल्दी ही हो जाएगा। तो हमने जो कल हमारा पहला चैप्टर था वो कंप्लीट कर लिया था। आज हम देखेंगे कि हमारा जो सेकंड चैप्टर है, दूसरा चैप्टर है, वो हमारा क्या नाम है उसका। ठीक है, उसमें हम बात करेंगे अम्ल, क्षारक और लवण। हमारे चैप्टर का नाम क्या होगा? अम्ल, क्षारक तथा लवण। यह चैप्टर, अगर हम बात करें पहले चैप्टर की, तो पहला चैप्टर हमारा कितने नंबर का था? 6 नंबर का था। ठीक है, एग्ज़ाम में कितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे? 6 नंबर के आएंगे। लेकिन जो ये सेकंड वाला चैप्टर है इसके कितने नंबर हैं? 7 नंबर है। अर्थात जो एग्ज़ाम है उसमें आने वाले क्वेश्चन कितने नंबर के होंगे? 7 नंबर के। ठीक है, तो हमारा चैप्टर क्या है? ये अध्याय 2। क्या है ये? अध्याय 2। और इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे अम्ल, क्षारक तथा लवण। अम्ल, क्षारक तथा लवण। और ये चैप्टर कितने नंबर का आएगा हमारे एग्ज़ाम में? अगर हम मार्क्स की बात करें तो कितने नंबर आएंगे हमारे हैं? ये 7 नंबर का। ठीक है, कितने नंबर का चैप्टर है ये? 7 नंबर का। ठीक है, ये हमारे 7 नंबर का चैप्टर होगा। ठीक है, इसमें हम बात करेंगे कि हमारे जो चैप्टर है उसमें अम्ल क्या है। ठीक है, इसमें हम किसके बारे में बात करेंगे? अम्ल किसे कहते हैं, ये होता क्या है, ठीक है, इसकी प्रकृति कैसी होती है। उसके बाद में हम बात करेंगे क्षारक। ठीक है, अगर हमने अम्ल की बात की तो उसके बाद में बात करेंगे क्षारक। क्या सभी क्षारक क्षार होते हैं? देखिए, ये जो क्षारक है ये अलग है और इसी में एक और बात आएगी। ठीक है, इसी में हम पढ़ेंगे क्षार, ये अलग है। सभी क्षारक क्षार नहीं होते हैं। क्या? सभी क्षारक क्षार नहीं होते हैं, लेकिन जितने भी क्षार होते हैं वो सभी क्या होते हैं? क्षारक होते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में भी आपको बताएंगे। और तीसरा हमारा क्या होगा? लवण। क्या होगा? लवण। इन तीनों के बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो हम एक एक के बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लेंगे? अम्ल। क्या लेंगे? अम्ल। अम्ल होता क्या है इसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या लेंगे? अम्ल। तो अगर हम अम्ल की बात करें, ठीक है, किसकी बात करेंगे हम? अम्ल की। तो अम्ल क्या होता है? तो अम्ल के लिए हम ऐसा कह सकते हैं डेफिनेशन के तौर पर कि वे रासायनिक पदार्थ, कौन से पदार्थ? वे रासायनिक पदार्थ जो जलीय विलयन में अपघटित होकर H+ आयन देते हैं। क्या होंगे? ऐसे रासायनिक पदार्थ होंगे जिनको अगर जल में डाला जाए तो जल में क्या होंगे? वो अपघटित हो जाएंगे, टूट जाएंगे, और टूट कर क्या देंगे? वो H+ आयन देते हैं। तो वो पदार्थ क्या कहलाएंगे? अम्ल कहलाते हैं। ठीक है, जितने भी अम्ल होते हैं वो क्या करेंगे? H+ आयन देते हैं, तो उनको क्या कहेंगे? हम अम्ल कहते हैं। ठीक है, तो हम इसके बारे में लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? ऐसे रासायनिक पदार्थ या फिर वे रासायनिक पदार्थ, ऐसे रासायनिक पदार्थ जो, ऐसे रासायनिक पदार्थ जो जलीय विलयन में, विलयन के लिए क्या होता है? एक्वस। ऐसे रासायनिक पदार्थ जो जलीय विलयन में क्या होंगे? अपघटित होंगे। ठीक है, जलीय विलयन में अपघटित होकर क्या देंगे? H+ आयन। H+ आयन जलीय विलयन में अपघटित होकर H+ आयन देते हैं। H+ आयन
देते हैं। क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। अर्थात अब हम इसे रिएक्शन के तौर पर कैसे लिख सकते हैं? तो हमने लिखा क्या पहले, सबसे पहले ये जानेंगे कि ऐसे रासायनिक पदार्थ क्या होंगे? रासायनिक पदार्थ जो क्या करेंगे? जलीय विलयन में जैसे ही डालेंगे जल में तो क्या होगा? वो उसमें अपघटित होंगे, ठीक है, और वो मिलकर क्या बनाएंगे? विलयन। तो उसे क्या कहेंगे हम? जलीय विलयन। जलीय विलयन में अपघटित होकर क्या देंगे? H+ आयन। क्या देंगे? H+ आयन। तो उसे क्या कहेंगे हम? अम्ल कहलाते हैं, ठीक है। देखिए अगर हम मान लेते हैं कि हमारे पास में क्या है? एक बर्तन है, उसमें हमने डाल दिया जल। क्या डाल दिया हमने? जल, ठीक है। इस बर्तन में हमने जैसे ही जल डाला, इसमें हमने क्या डाल दिया? जल। बर्तन में हमने जल लिया। इस जल के अंदर जैसे ही हम रासायनिक पदार्थ डालते हैं, ठीक है, रासायनिक पदार्थ के तौर पर मान लेते हैं इसमें क्या डाल देते हैं हम? HCl। क्या डाल देते हैं? HCl। हमें पता है कि ये अम्ल है। क्या है? ये अम्ल है, लेकिन हम नहीं मानते अभी कि ये अम्ल है। हम इसकी पहचान करेंगे पहले, ठीक है, इसका एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो हम लेते हैं ये क्या है इस समय? रासायनिक पदार्थ। क्या है ये? रासायनिक पदार्थ। हम क्या लेकर चलेंगे इसे? रासायनिक पदार्थ। जैसे ही इस रासायनिक पदार्थ को जल में डालते हैं, ठीक है, तो ये आ गया हमारे जल में। और जल का फॉर्मूला क्या होता है? H2O, ठीक है। तो हमारे जैसे ही इस जल में HCl आएगा तो क्या हो जाएगा? HCl 2 भागों में टूट जाएगा। कितने भागों में टूटेगा? HCl 2 भागों में। और हमें यहाँ से क्या क्या मिल जाएगा? H+ आयन और यहाँ पे Cl- आयन। अब देखो आप कहोगे कि जल भी तो टूटेगा, ठीक है। अगर हमारा जल टूटता है तो जल किस में टूटेगा? अगर हम जल को तोड़े तो ये हमें मिलेगा H+ आयन और OH- आयन। लेकिन हमें पता है कि H+ आयन ये धनात्मक है, ये ऋणात्मक है, ये धनात्मक है, ये ऋणात्मक है। और आकर्षण किसके बीच में होता है? धनात्मक और ऋणात्मक के बीच में। तो ये जो H+ आयन मिल रहा है HCl से, वो किसके साथ क्रिया करेगा? OH- के साथ, और वापस क्रिया करके क्या बना लेगा? H2O। और जो है H2O आएगा वापस किस में मिल जाएगा? जल में। लेकिन बचेगा क्या हमारे पास में? देखा जाए तो हमें H2O तो मिल ही जाएगा इन दोनों के बीच में अभिक्रिया होने से। साथ में हमें और क्या मिलेगा? Cl- और H+ आयन, ठीक है। तो अगर हम इसे मिलाकर लिखें तो HCl वापस मिल जाएगा, लेकिन हमें तो दिखाना है ना कि ये अम्ल है, ये क्षार, ठीक है। तो ये क्या होगा? H+ आयन दे रहा है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया हमारा? अम्ल। जो रासायनिक पदार्थ होगा वो क्या होगा? हमारा अम्ल, ठीक है। तो ये तो हमने एक डायग्राम के माध्यम से बताया। अब हम इसी बात को कैसे लिखेंगे? समीकरण के रूप में, ठीक है। तो आपको ये बात तो समझ में आई होगी कि कैसे रासायनिक पदार्थ का अपघटन होगा, ठीक है। हम इसी बात को रिएक्शन के तौर पे लिखते हैं। तो अगर रिएक्शन लिखें तो रिएक्शन क्या होगी हमारी? हमने लिया रासायनिक पदार्थ, रासायनिक पदार्थ लिया, इसका हमने क्या नाम नहीं लिखा, हमने केवल क्या लिखा? रासायनिक पदार्थ। HCl जो कि रासायनिक पदार्थ है, इसकी अभिक्रिया किसके साथ होगी? जल के साथ। क्यों? क्योंकि HCl को किस में डालना है? जल में डालना है। जैसे ही इसको जल में डालेंगे तो क्या होगा? इसका अपघटन होगा। अपघटन होने के बाद में हमें क्या मिलेगा? H2O। क्या मिलेगा? H2O और H+ आयन भी मिलेगा और Cl- आयन भी मिलेगा, ठीक है। तो देखिए इसे हम वापस लिख देते हैं कि हमें यहाँ कैसे अभिक्रिया होती है। तो ये किस किस में टूटेगा? यहाँ पे H+ आयन और Cl- आयन। जल किस किस में टूटेगा? H+ आयन, OH- आयन, ठीक है। तो देखिए अगर H+ आयन OH आयन
OH माइनस आयन के साथ जुड़ेगा तो हमें क्या मिल जाएगा, जल मिल जाएगा। और ये जल तो वापस जल में मिल जाएगा, हमें बाकी मिलेंगे क्या, H प्लस आयन। और ये भी क्या हमारा क्लोरीन आयन, ठीक है, ये भी क्या है, आयन है। देखिए अगर H2O मिल रहा है हमें H प्लस आयन और OH माइनस आयन से, तो हो सकता है कि H2O H के साथ वापस जुड़ जाए, ठीक है। क्या होगा, H2O जैसे ही H के साथ जुड़ेगा तो हमें क्या मिलता है, H3O प्लस, क्या मिलेगा, H3O प्लस। इसे कहते हैं हम हाइड्रोनियम आयन। क्या कहते हैं, हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन। तो हम इसे ये भी कह सकते हैं, इससे हम ये भी कह सकते हैं कि यदि किसी रासायनिक पदार्थ के जलीय विलयन में हमें हाइड्रोनियम आयन प्राप्त हो रहा है तो वो रासायनिक पदार्थ क्या कहलाएगा, अम्ल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अम्ल कहलाएगा। और इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, H2O प्लस H प्लस आयन। तो हम कुल मिलाकर ये बात कह सकते हैं कि यदि किसी रासायनिक पदार्थ को जल में डाला जाए और उसका अपघटन होने के बाद हमें H प्लस आयन मिले या फिर हाइड्रोनियम आयन मिले तो वो रासायनिक पदार्थ क्या कहलाएगा, अम्ल कहलाता है, ठीक है। तो आप इसे नोट कर लीजिए, आपको ये समझ में आया होगा, आप इसे नोट कर लीजिए। फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो आपने इसे नोट कर लिया होगा, ठीक है बच्चों। अगर आप ये नोट नहीं कर पाते हो जल्दी जल्दी में, तो आप ऐसा किया करो कि जब लेक्चरर देखो तब आप वीडियो को रोक दिया करो और आप उसे नोट कर लिया करो, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। हमने देखा कि अम्ल किसे कहते हैं, ठीक है। तो अब हम अम्लों से संबंधित कुछ गुणों के बारे में भी बात करते हैं। यहाँ तक आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है। जैसे ही आपने अम्ल हेडिंग डाली थी, ठीक है, जैसे ही आपने अम्ल हेडिंग डाली तो उसी में हम आगे पॉइंट लिखेंगे, ठीक है, कि अम्ल में और क्या क्या गुण पाए जाते हैं, ठीक है। तो आप इसी में एरो लगा के पॉइंट बना के लिखते जाना, ठीक है। तो इसी में अगर हम पहले पॉइंट की बात करें तो पहले पॉइंट में अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप दही देख सकते हो, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए दही, दही में क्या पाया जाता है, लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु, जिसे हम क्या कहते हैं, लैक्टिक अम्ल। क्या होता है उसमें, लैक्टिक अम्ल। अगर अम्ल है दही में तो क्या हो गया, वो खट्टा हो गया, ठीक है। तो अम्ल स्वाद में क्या होते हैं, खट्टे होते हैं। अम्ल क्या करते हैं, अम्ल नीले लिटमस को, अम्ल नीले लिटमस को, अम्ल नीले लिटमस को क्या कर देते हैं, लाल कर देते हैं, लाल कर देते हैं। अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। याद रखने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं अनिल। क्या लिख सकते हैं, अनिल। अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। इसके बाद में तीसरा पॉइंट क्या होगा, अम्लों को उनकी पीएच के आधार पर दुर्बल तथा अम्ल प्रबल में विभाजित किया जाता है। इसमें अम्ल को उनकी
पीएच के आधार पर प्रबल अम्ल तथा दुर्बल अम्ल में बांटा जाता है। ठीक है, हम कह सकते हैं कि ये प्रबल है और ये दुर्बल है। किस आधार पर? पीएच के आधार पर। पीएच क्या होता है इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अम्ल को बांटा जाता है। एग्जाम्पल के लिए, इसके लिए एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं जठर रस। इस जठर रस को हम किस नाम से जानते हैं? और आंत्र रस। क्या होता है ये? आंत्र रस। मतलब ये हमारे पेट में पाया जाता है। इसका पीएच कितना होता है? इसके पीएच का मान होता है 1.2। कितना होता है? 1.2। ये क्या होता है? अगर हम दूसरे की बात करें तो नींबू। क्या है? नींबू का रस कैसा होता है? ये खट्टा होता है। और इसका पीएच कितना होता है? नींबू के रस का पीएच होता है 2.2। ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखें तो किसका प्रबलता ज़्यादा होगी? जठर रस की प्रबलता ज़्यादा होती है। किसकी तुलना में? नींबू के रस की तुलना में। प्रबल है इसीलिए क्या होगा? मुंह इसकी तरफ खुला हुआ है। देखिए, जब हम अम्ल की बात करेंगे तो उसमें पीएच का जितनी वैल्यू कम होगी, पीएच की वैल्यू जितनी कम होगी वो उतना ही अधिक प्रबल होता है। लेकिन क्षार में क्या होगा? इसका उल्टा। जिसके पीएच की वैल्यू ज़्यादा होगी क्षार में वो प्रबल होता है। तो यहाँ पे देखो पीएच का मान किसका कम है? इसका कम है। इसीलिए ये क्या होगा? हमारा प्रबल अम्ल। क्या होगा? जठर रस कैसा है? प्रबल अम्ल। और इसकी पीएच क्या है? इसकी तुलना में कम है। इसीलिए ये क्या हमारा? दुर्बल अम्ल। क्या ये हमारा? दुर्बल अम्ल। ये हमारा थर्ड पॉइंट हो गया। फोर्थ पॉइंट में हम देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण अम्ल। कुछ महत्वपूर्ण अम्ल। कुछ महत्वपूर्ण अम्ल चौथा पॉइंट है ये। इसमें हम उन अम्लों के बारे में चर्चा करेंगे जो हमारे चैप्टर में बार बार आएंगे, जिनके बारे में एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है। तो आप इसे यहाँ तक नोट कीजिए 3 पॉइंट, उसके बाद में हम चौथा पॉइंट नोट करवाते हैं। ठीक है, आप इसे नोट कीजिए यहाँ तक। ठीक है बच्चों, तो आपने इसे नोट कर लिया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे हम देखते हैं कि कौन कौन से हमारे महत्वपूर्ण अम्ल होते हैं। ठीक है, तो चौथा पॉइंट जो हमारा बचा हुआ है उसमें हम नोट करेंगे कुछ महत्वपूर्ण अम्ल। ये चौथा पॉइंट हम ऊपर लिख रहे हैं। चौथा पॉइंट हम ऊपर लिखते हैं और इसमें क्या लिखेंगे हम? कुछ महत्वपूर्ण अम्ल। यह हमारे इस चैप्टर के अलावा अन्य चैप्टर में भी आते रहते हैं।
कुछ महत्वपूर्ण अम्ल। कुछ महत्वपूर्ण अम्ल में हम देखेंगे, पहला क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल नाम तो सुना होगा, इसको कैसे लिखते हैं हम, क्या होता है इसका प्रतीकों के रूप में नाम, HCl। क्या होता है, HCl। दूसरा सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या होता है दूसरा, सल्फ्यूरिक अम्ल। ये बार बार आता रहता है चैप्टर में, सल्फ्यूरिक अम्ल। इसको कैसे लिखते हैं हम, H2SO4। H2SO4। तीसरे का नाम क्या है, नाइट्रिक अम्ल। इसका फॉर्मूला क्या होगा बताओ, इसका फॉर्मूला क्या होगा नाइट्रिक अम्ल का, HNO3। क्या होगा, HNO3। इसके बाद में अगला, उसे हम जानते हैं एसिटिक अम्ल के नाम से। किस नाम से, एसिटिक अम्ल के नाम से। एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है, CH3COOH। क्या है, CH3COOH। ये हमारे महत्वपूर्ण अम्ल है, इनको नोट कर लीजिए, क्योंकि ये हमारे चैप्टर में, इस चैप्टर के अलावा अगले चैप्टर में भी आएगा। हम देखेंगे कि इसी में क्या होगा। अगर हम देखें तो जो हमारा एक्वारेजिया आएगा, चैप्टर के अंदर एक्वारेजिया आएगा, उसमें किस किस का उपयोग करेंगे हम, HNO3 और HCl का। किसका, HNO3 और HCl का। एक्वारेजिया के निर्माण में HNO3 और HCl का उपयोग करते हैं, तो आप इन्हें नोट कीजिए। फिर हम बात करेंगे आगे क्षारक की। यहाँ तक हमारा अम्ल कंप्लीट हो जाता है कि अम्ल क्या होता है, इसके कैसे गुण पाए जाते हैं, इसकी pH के आधार पर क्या प्रकृति होती है, आप इसे नोट कीजिए। ठीक है बच्चों, आपने इसे नोट कर लिया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करेंगे क्षारक की। किसकी बात करेंगे, क्षारक की। हमने बात किया अम्ल के बारे में। अम्ल में हमने देखा कि वे रासायनिक पदार्थ जो जलीय विलयन में अपघटित होकर क्या करेंगे, H+ आयन देंगे, उन्हें क्या कहा हमने, अम्ल कहा। लेकिन क्षारक के बारे में क्या है, वे रासायनिक पदार्थ जो जलीय विलयन में अपघटित होकर क्या देंगे, OH- आयन देते हैं। क्या देते हैं, OH- आयन देते हैं। क्या कहलाएंगे, क्षारक। अधिकांश क्षारक ऐसा करते हैं, ठीक है। क्षारक, तो क्षारक के लिए हम लिख सकते हैं वे रासायनिक पदार्थ जो जलीय विलयन में अपघटित होकर OH- आयन देते हैं। क्या देंगे, जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं। क्या कहलाते हैं, क्षारक कहलाते हैं, ठीक है। वे रासायनिक पदार्थ जो जलीय विलयन में अपघटित होकर OH- आयन देते हैं, क्षारक कहलाते हैं। क्षारक कहलाते हैं। ये तो हमने क्षारक की बात की, ठीक है। तो इसका अगर हम एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल क्या हो सकता है, ठीक है। एग्जाम्पल देखने से पहले हम एक प्रैक्टिकल करते हैं, ठीक है। प्रैक्टिकल करते हैं। हमने देखा कि हमने एक बर्तन लिया, बर्तन में हमने क्या लिया, जल लिया, ठीक है। बर्तन में हमने जल लिया। जैसे ही हमने एक बर्तन के अंदर जल लिया और इस जल के अंदर हमने क्या डाला, एक
रासायनिक पदार्थ। क्या डाल दिया हमने? एक रासायनिक पदार्थ। जल H2O डाल दिया। रासायनिक पदार्थ हमने क्या डाला? NaOH। क्या डाला हमने? NaOH। हम इसे क्षार नहीं कहेंगे अभी, ठीक है, जबकि हमें पता है कि NaOH क्या है? एक क्षार है, लेकिन हम इसे रासायनिक पदार्थ कहेंगे, डायरेक्ट हम क्षार नहीं कहेंगे। हमें इसका परीक्षण करना है, हमें इसका प्रैक्टिकल करना है कि वास्तव में ये क्षार है या नहीं। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे हमने देखा कि हमने जल लिया और जल में हमने क्या डाल दिया? NaOH। अब जैसे ही हमने जल में NaOH डाला तो क्या होगा? इनका अपघटन होगा। तो अपघटन होने पर क्या होगा? जल का अपघटन होकर किस में टूट जाएंगे? ये H+ आयन और OH- आयन। और हमारा दूसरा रासायनिक पदार्थ क्या है? NaOH। NaOH किस किस में टूट जाएगा? Na+OH-, ठीक है, किस किस में टूट जाएगा? Na+ और OH-। हमें पता है प्लस और माइनस आपस में जुड़ते हैं, तो ये दोनों जुड़ के क्या बना लेंगे? वापस H2O बना लेंगे। लेकिन हमें बचेगा कौन आयन? लेकिन हमें प्राप्त होगा क्या क्या प्राप्त होगा? OH- आयन, OH- आयन और Na+ आयन, ठीक है। क्या मिलेगा हमें? OH- आयन और Na+ आयन, ठीक है। जो हमें OH- आयन प्राप्त हो रहा है, इसी आयन के आधार पर हम क्या कहेंगे कि जो रासायनिक पदार्थ है वो क्या कहलाएगा? क्षारक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? क्षारक कहलाएगा। हमने ये प्रैक्टिकल रूप में देखा, ठीक है। अब हम इसे रिएक्शन के रूप में लिख देंगे, ठीक है, रिएक्शन के रूप में लिख देंगे। और रिएक्शन क्या बनेगी? खुद से बनाने की ट्राई किया करो, आप ट्राई करो, बैठे बैठे ट्राई किया करो, ठीक है, कि रिएक्शन कैसे हो रही होगी। अगर हम रिएक्शन की बात करें तो हमारी रिएक्शन क्या होगी? हमने किसकी बात की? हमने बात की रासायनिक पदार्थ की। और रासायनिक पदार्थ क्या था? NaOH। हमने इसको क्षार नहीं बोला, क्या कहा हमने? रासायनिक पदार्थ। जैसे ही इस रासायनिक पदार्थ को हम क्या करेंगे? जल में डालेंगे। जैसे ही हम इसे जल में डालते हैं तो जल में डालने पर क्या होगा? इसका अपघटन होगा। अपघटन होने पर हमें क्या मिलेगा? वापस जल तो मिल ही जाएगा और साथ में हमें क्या मिलेगा? Na+ आयन, Na+ आयन और OH- आयन। क्या मिलेगा हमें? OH- आयन। और इसी आधार पर हम क्या कहेंगे? इस पदार्थ को क्या कहेंगे? क्षारक, ठीक है। और ये होगी कैसे अभिक्रिया? तो हमें पता है NaOH किस में टूटेगा? Na+ और OH- में। जल किस किस में टूटेगा? H+ आयन, OH- आयन। हमें पता है प्लस माइनस अट्रैक्ट होंगे, लेकिन हमें वापस NaOH तो नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि हमें तो दिखाना है कि OH मिल रहा है या नहीं। तो यहाँ से H और OH आपस में क्रिया करके क्या बना लेंगे? जल। और अगर हम इन्हें आयन के फॉर्म में ही रखें तो हमें आयन के रूप में क्या क्या मिलेंगे? Na+ आयन और OH- आयन, जिनको हमने ऐसे के ऐसे लिख दिया। तो हमने देखा कि वे रासायनिक पदार्थ जो जलीय विलयन में अपघटित होकर क्या देते हैं? OH- आयन देते हैं, क्षारक कहलाते हैं। तो आप इसे यहाँ तक नोट कीजिए, फिर हम इसी में आगे पॉइंट लिखेंगे, ठीक है, जैसे कि हमने अम्ल में लिखा था।
ठीक है बच्चों, आपने नोट कर लिया होगा। अब हम इसके कुछ पॉइंट देखते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने अम्ल में देखा था वैसे ही अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, तो क्षारक कैसे होते हैं उनके बारे में हम देखेंगे। ठीक है, अगर हम पहला पॉइंट लिखें तो पहले पॉइंट में क्या लिखेंगे? क्षारक स्वाद में, क्षारक स्वाद में कड़वे होते हैं। कैसे होते हैं? कड़वे होते हैं तथा इनका स्पर्श जब इनको छूते हैं तो कैसे महसूस होता है? तथा इनका स्पर्श साबुन जैसा होता है। अगर इनको स्पर्श करें तो कैसे लगेंगे? साबुन जैसा प्रतीत होता है हमें। अम्ल क्या करेंगे? नीले को लाल में बदलते हैं। क्षारक क्या करेंगे? क्षारक क्या करेंगे? लाल को नीले में बदल देते हैं। क्षारक लाल लिटमस को नीले में बदल देते हैं। ठीक है, क्या करेंगे? ये लाल लिटमस को नीले में बदल देते हैं। तीसरा पॉइंट, क्षारक को उनकी पीएच के आधार पर प्रबल क्षार व दुर्बल क्षार दुर्बल क्षारक में बांटा जाता है। एग्जाम्पल की बात करें तो हम देखेंगे कि जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, इसका पीएच कितना है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का 10। कितना है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का पीएच? 10। जबकि जो हमारे पास में सोडियम है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका पीएच कितना है? 14। ठीक है, ज़्यादा पीएच किसका है? NaOH का। हमने बात की थी क्षारक में क्या होगा? अम्ल का उल्टा, जिसके पीएच की मान ज़्यादा होगी, वैल्यू ज़्यादा होगी, वो अधिक प्रबल होता है। तो ये क्या हो गया हमारा? दुर्बल। ये क्या हो गया? दुर्बल क्षारक। और ये क्या हो गया हमारा? प्रबल क्षारक। प्रबल क्षारक। तो ठीक है बच्चों, आप इसे यहाँ तक नोट कीजिए, फिर हम फोर्थ पॉइंट ऊपर बताते हैं। आप तब तक इसे यहाँ तक नोट कीजिए। ठीक है बच्चों, आपने नोट कर लिया होगा। इसके आगे हम फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं। फोर्थ पॉइंट में हम देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण क्षारक। क्या देखेंगे हम? कुछ महत्वपूर्ण क्षारक। आप इसको वीडियो को बीच में रोककर भी लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, आप इस वीडियो को बीच में रोककर भी लिख सकते हैं। आपको लिखवा रहे हैं आप कुछ महत्वपूर्ण क्षारक। ठीक है, फोर्थ पॉइंट हमारा क्या है? कुछ महत्वपूर्ण क्षारक। और कुछ महत्वपूर्ण क्षारक में हम देखेंगे क्या क्या आएगा? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड फॉर्मूला क्या होता है? KOH। सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम
हाइड्रोक्साइड। फॉर्मूला क्या होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का? NaOH। इसके अलावा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। फॉर्मूला क्या होता है? CaOH2। इसके अलावा अगर हम देखें हमारे पास में हो गया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, इसके आगे कल करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, इसके आगे कल करेंगे। आपको हमारे आने वाले सभी वीडियो टाइम पर मिल जाए, इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और घंटी के बटन को भी दबा दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।